तो लास्ट क्लास में हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देखा, है ना, और इसके पहले हमने साइंस, साइंटिफिक मेथड्स देखे, फिर उसके बाद में पॉजिटिविज्म, फिर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ऐसे करते हुए काफी सारे जो छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स को हमने देखा कि किस तरह से वो सोशियोलॉजी के अंदर में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब कोर सोशियोलॉजी पे उतरेंगे, वो एक्चुअल सोशियोलॉजी है क्या, हम उस पे उतरेंगे। और ये टॉपिक आपके मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन सोशियोलॉजी है, और उसी का एक सब कंपोनेंट्स है नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी। हम इसको मर्ज करके पढ़ेंगे। कहानी को फिर से वापस रिवीजन पे लाते हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन एक क्विक ग्लांस लेंगे उसका। सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई? यूरोपियन एक डार्क एजेस में था यूरोप पूरा, और वहां से जो एट्रोसिटीज और जो भी सेटअप था, पॉलिटी और सोसाइटी का जो सेटअप था, उससे परेशान होके फिर कुछ लोग आए जो छोटे मोटे इनोवेशंस और चेंजेस जो है वो लाना शुरू किए। फिर वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स आए, चेंजेस आए, जिसे हम मॉडर्निटी का नाम देते हैं। उसके कारण जो सोसाइटी है वो डार्क एजेस से जो बाहर निकल के कहाँ आई? न्यू एज में, एनलाइटनमेंट पीरियड में न्यू यूरोप में एंटर हुई, एंड द फोर्सेस बिहाइंड दैट वाज मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इस पूरे प्रोसेस का नाम है। मॉडर्निटी एक इवेंट्स हैं, वो एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं हम टॉपिक्स का कि भाई ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो पूरी सोसाइटी में आए, चाहे वो बैंकिंग आया, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आपने पढ़ा है इमरजेंस में, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल आना, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन के थ्रू हो, इन सब का एक मिला जुला इवेंट, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो थे वो मॉडर्निटी कहलाई। अब सिंस बिगिनिंग मैंने आपको एक बात पे बार बार एम्फेसिस किया है कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कहा? मॉडर्निटी में, एनलाइटनमेंट में, और सोशियोलॉजी की इमरजेंस में भी। कारण, क्योंकि जो डार्क एजेस में यूरोप सफर कर रहा था जिन चीजों से, उन चीजों के पीछे सबसे बड़ा लेक्यूना क्या था? भाई, हर प्रोसेस जो भी गवर्न कर रहा है आपकी सोसाइटी को, हर इंस्टीट्यूशन जो भी आपकी सोसाइटी को गवर्न कर रहा है, वो सारे प्रोसेस रेशनली ड्रिवन नहीं थे, रेशनल लॉजिक्स पे बेस्ड नहीं थे, डिसीजंस कभी फैक्चुअल नहीं थे। इसीलिए एट्रोसिटीज थी, है ना, एरिस्टोक्रेसी रूल कर रही थी, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग था मोनार्क का, और वही ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एनार्की में बदल गई। उसके नीचे आपके एरिस्टोक्रेट्स थे जिनका जीवन एक अलग लेवल पे चल रहा था, क्योंकि किंग भी वैसा ही है। जब आप पोप की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन के अंदर भी कोई लॉजिक नहीं था। रिलीजन भी मिस्टिसिज्म से डिराइव था, ड्रिवन था। और मिथ्स और मिस्टिसिज्म के रिलेशन मैंने आपको बताया है, हमने कभी इस बात को सोचा नहीं, लेकिन 5 6 7 क्लासेस के बाद में ये बात मैंने आपको समझाई कि कैसे सुपरस्टिशन, एक मिथ्स और मिस्टिसिज्म, हमको नहीं पता मिस्टिसिज्म के बारे में, फिर हम उसको मिथ बना देते हैं, और मिथ माइथोलॉजीज बन के एक भगवान बना देती है। कोरोना बाबा आ गए थे, है ना, गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा था। तो यूरोप का पूरा सिनेरियो, और इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी ये इग्नू के टेक्स्ट्स या कोई और किताबें पढ़ी, है ना, उसमें इसी बात को 8 10 पन्नों में लिखा गया है
चाहे वो रिट्जर, चाहे हार्लम्बस, है ना, कोई भी आप किताब उठा लो, इस सब चीजों को 8 से 10 पेजेस पे लिखा गया है, फैला फैला के। पर वो 10 पेजेस की समरी में आपको कोशिश करता हूं 10 लाइंस में बताने की। यूरोप का डार्क एजेस में जितनी भी सफरिंग्स थी, सप्रेशंस थे, सुपरस्टिशंस थे, सब्जुगेशंस थे। एस्टेट्स में क्या था? सब्जुगेशंस, सबवर्जन्स थे। वो सब कुछ सिर्फ एक कारण था, अगर पूरी तरीके से उसको तराशा और तलाशा जाए तो लॉजिक का या फैक्ट्स का या रेशनलिज्म का नहीं होना। अब ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। फैक्ट हमेशा, अगर आप किसी चीज को रेशनल मानते हो, सोच के देखो, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। हम सिर्फ बात करेंगे तभी इस चीज को डेसिफर कर पाएंगे, नहीं तो हर दूसरे दिन हम ये वर्ड यूज करते हैं कि यार लॉजिक से बात किया कर, फालतू बात मत कर, है ना, मैं कैसे मान लूं। तो वो बताएगा ये देख गूगल पे लिखा है, ये देख रिपोर्ट में लिखा है। तो सोचो कि फैक्ट्स, लॉजिक और रेशनैलिटी में क्या कनेक्शंस होते हैं। हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी जीवन इसी चीज पे बेस्ड है इस वक्त। क्या कनेक्शन है इन तीनों चीजों में? व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज लॉजिकल एंड व्हाट इज अ फैक्ट? और क्या ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं भी कि नहीं है? चलो हैं। तो कैसे इंटर रिलेटेड है? फैक्ट और लॉजिक क्या है? लॉजिक का मतलब क्या होता है? सोचा है कभी लॉजिक का मतलब क्या होता है? सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हो। हाँ, फॉल्स। कॉज? नहीं नहीं यार, कॉज तो कॉज होती है। दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंस। एक काम करो, लॉजिक का हिंदी मतलब देखो गूगल पर। तर्क। तो तर्क कब आपका वैलिड माना जाता है? जैसे कि आपने बोला कि उसके पीछे एविडेंसेस होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी चीजों के पीछे ग्राउंड होने चाहिए जो वेरीफाइबल हो। आपके और मेरे ओपिनियंस में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कैमरा है तो आपके लिए भी ये कैमरा ही है। तो ऐसे तर्क जिनके पीछे या बैकग्राउंड्स जिनका फॉर्म हो रहा है। एक तर्क ये भी था कि एडम एंड ईव वर द फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ हु अपीयर्ड। अपीयर्ड, है ना। तो माइथोलॉजीज की हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। माइथोलॉजीज या फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, दे फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द इमर्जेंस या ओरिजिन ऑफ समथिंग। वो अपीयर वर्ड यूज करते हैं, कभी गौर किया हो आपने तो। लेकिन एडम और ईव के माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, अरे कोई तो होगा ना। फिर सबसे हायरार्की में नीचे जाते जाओगे तो सबसे पहला इंसान भी कैसे आया, इस चीज का भी तो ओरिजिन ट्रेस करना चाहिए। तो इस चीज को साइंस ले जाती है अमीबा की तरफ। इस चीज को साइंस ले जाता है डीएनए की तरफ। कल मैंने आपको होमो नैलिडी के बारे में बताया था, फिर हमने चिंपैंजी के बारे में बात किया, है ना। तो लॉजिक्स वो ही वैलिड है जो फैक्ट्स पे आधारित है। और फैक्ट्स वो है
जो ऑब्जेक्टिव है, वेरीफाइबल है, एम्पेरिकल है, ऑब्जर्वेबल है, रिलायबल है। ठीक है, और ऐसे डिसीजंस, ऐसे इवेंट्स या ऐसी बिलीव्स, आइडियोलॉजीज जो लॉजिक पे बेस्ड है वही रेशनल है। जैसे विच हंटिंग, जैसे सती, जैसे कि तुम भारी सामान नहीं उठा पाओगी, जैसे कि औरतों में बुद्धि नहीं होती। ये बहुत प्रिविलेंट ओपिनियन है पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस का, और पिछले 10 सालों से यूपीएससी इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है कि टॉप 50 में आधे से ज्यादा लड़कियां ही होती है ना। तो ये सब एविडेंस बेस्ड बातें नहीं थी, चाहे वो सती हो, चाहे वो विच हंटिंग हो, चाहे वो वुमेन सब्जुगेशंस के लिए ये अजीब अजीब से आइडियाज, आइडियोलॉजीज, ये सब हो। तो इन सब चीजों के पीछे क्या था? रेशनल मिसिंग था। Rational is based on logic, and every logic has to be based on facts. समझ आई क्रोनोलॉजी? तो कोई भी चीज रेशनल है, इरेशनल है, ये उस चीज से फैसला होगा कि वो लॉजिकल कितनी है। और वो लॉजिकल कितनी है कि एडम और ईव भी एक लॉजिक है। समझ पा रहे हो? एडम और ईव भी लॉजिकल है, लेकिन फैक्चुअल नहीं है। आपके भी लॉजिक है, मेरे भी लॉजिक है, लेकिन आपके लॉजिक साइंटिफिक है, इसलिए वो आपको, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। मेरे अनसाइंटिफिक है, इसलिए वो प्रैक्टिस खत्म कर दी गई। यही हुआ यूरोप में। इन तीन चीजों की पूरी पॉसिटी थी। इन तीन चीजों के पीछे पूरा यूरोप 500 साल से ऊपर खराब हुआ। लोग मरे, लोगों को ग्यूलेटाइन किया गया, बैकवर्ड सोसाइटी, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, कभी समझ ही नहीं पाए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। लेकिन इन तीन चीजों की कहानी इतनी सी थी कि इन तीन चीजों के नहीं होने के कारण यूरोप वॉज इनटू डार्क एजेस। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरी होनी चाहिए बिल्कुल। एक भी तिनका भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आया हो। अब इन तीनों चीजों की, इस तीनों चीजों की वैक्यूम की फुलफिलमेंट एक सब्जेक्ट ने या एक अप्रोच ने आके की, जिसका नाम था साइंस या साइंटिफिक। साइंस ने क्या बोला? फैक्ट्स। साइंस ने क्या दिए? लॉजिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एंड लॉजिक्स के बेस पे रेशनल रेशनल डिसीजंस लिए गए, जिसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी प्रूव हुई, क्योंकि वो डिसीजंस क्या थे? लॉजिक्स पे बेस्ड थे। आप पूछते हो उसके पीछे रेशनल क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? रेशनल डिसीजन मेकिंग की आप बात करते हो, मतलब लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग मतलब फैक्चुअल। तो 500-600 साल से ऊपर की अट्रॉसिटीज से बाहर निकाला सिर्फ इन तीन शब्दों ने। सिर्फ इन तीन शब्दों ने इन अट्रॉसिटीज से बाहर निकाला यूरोप को। तो जिन या जिस अप्रोच ने, जिन मेथोडोलॉजी ने ये तीन शब्द दिए, ये तीन वर्ड्स दिए, वो तो सर्वोपरि हो गए। उससे ऊपर है ही क्या भाई? कोरोना की वैक्सीन किसने डेवलप करी? हम्म, साइंस। लेकिन सबसे पहली कुछ डिस्कवरीज या ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम पता है जो इंडिया में वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे थे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भूल तो नहीं पाओगे जीवन भर उसको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूना वाला, है ना। भारत बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, ये सब भूल तो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसने जीवन बचा लिया। इसी तरीके से इन तीन चीजों ने यूरोप का
सोसाइटी बचा ली, यूरोप की लाइफस्टाइल, यूरोप की पूरी इकोनॉमी पॉलिटी पूरी ओवरहॉल कर दी। अब जब सोशियोलॉजी इन चेंजेस को स्टडी कर रहा था, जो इन 3 वर्ड्स या बहुत सारे और रेवोल्यूशंस ने मिलके उस डार्क एजेस से सोशियोलॉजी उस सोसाइटी को बाहर निकाला, उस चीज को मॉडर्निटी बोला गया। उस मॉडर्निटी और उस चेंजेस को जो स्टडी कर रहा था वो सोशियोलॉजी था। तो सोशियोलॉजी की वैलिडिटी कैसे प्रूव हो सकती थी? जब इन 3 चीजों पे वो खरा उतरे। कोई भी वैक्सीन आज की डेट में अगर कोरोना के लिए नई डेवलप की जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो क्या पिछले ये जो वैक्सीन आई हुई हैं इनके पैरामीटर्स स्टैंडर्ड को तो मतलब कंप्लाई कर रहा है ना। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि भाई जो प्राइमरी वैक्सीन आई हुई हैं क्या वैसे ही वो भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तब उसको वैलिडेशन दिया जाएगा, राइट। तो इसीलिए सोशियोलॉजी को साइंस जैसा और साइंस जितना साइंटिफिक होना पड़ा। अब मैंने आपको बताया था कि अर्ली सोशियोलॉजिस्ट वर मोस्टली पॉजिटिविस्ट, और मानो तो इंटायरली पॉजिटिविस्ट। लेकिन कुछ एक जो थे वो थोड़ा सा डिफर भी किए। हर कोई स्टडी साइंटिफिकली नहीं कर पाया था। जैसे कार्ल मार्क्स, साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, लेकिन अर्ली सोशियोलॉजिस्ट वर मोस्टली पॉजिटिविस्ट इन नेचर। अब जब हम इस पूरे टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक का नाम क्या है? मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है रिसर्च। क्योंकि फैक्ट्स को अगर डिस्कवर करना है तो उसके पीछे आपको क्या करनी पड़ेगी? रिसर्च। रिसर्च को बार बार कॉज इफेक्ट एनालिसिस से आप क्या निकालते हो? CGP। सी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिसर्च। कॉजालिटी डिटरमाइन करने के लिए, कैजुअलिटी डिटरमाइन करने के लिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? रिसर्च। अब किसी भी रिसर्च को करने के लिए आपका माइंडसेट होता है, आप उसको कैसे रिसर्च करने पड़े हो, आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में होगा, आप क्या सर्च कर रहे हो, आपके लॉजिक्स कैसे होंगे, आप पहले हाइपोथेसिस बनाओगे या बाद में हाइपोथेसिस बनाओगे? पहले आप एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, एनालाइज करके अपनी हाइपोथेसिस को डिराइव करोगे, या एक हाइपोथेसिस को अपने दिमाग में रख के फिर अपने फैक्ट्स को कलेक्ट करोगे रिसर्च के थ्रू? तो इन सब चीजों के लिए, और जो नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी जो हम नेक्स्ट यूनिट जो है इसको साथ में मर्ज करके पढ़ रहे हैं, उसका भी मैंने आपको इमर्जेंस बताया कि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो थी वो साइंटिफिक नेचर की थी, लेकिन नॉन पॉजिटिविज्म क्रिटिसिज्म की तरह उभर के आया थोड़े समय बाद में। वो सब कहानी हमको पूरी क्लियर है, क्योंकि सोसाइटी को समझना है तो स्ट्रक्चर की जगह सोशल एक्शन को स्टडी करो। इंस्टीट्यूशन वर्सेस एजेंसी वर्सेस स्ट्रक्चर की डिबेट थी, तो स्ट्रक्चर की जगह एजेंसी को स्टडी करने के लिए बोला गया था नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज में। तो ये जो मेथोडोलॉजीज होती है, इस मेथोडोलॉजी का नाम बेसिकली मेथोडोलॉजी क्यों वर्ड यूज किया जाता है कि कभी भी मैं किसी भी थ्योरी के लिए, ह्यूमैनिटीज थ्योरी पे बेस्ड होती है, ये बात ध्यान रखना। हर चीज के पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी बेसिकली आपका डॉक्टरेट जो आप करते हो ना, PhD जो आप करते हो, तो आपका जब तक वो PhD फाइनल सबमिशन उसका नहीं हो जाता, उसका वैलिडेशन नहीं मिलता है, तब तक आप डॉक्टरेट माने नहीं जाते हैं। तो आपकी हाइपोथेसिस जब तक थ्योरी नहीं बन जाती है तब तक आप डॉक्टरेट नहीं कहलाएंगे। वो थीसिस थीसिस ही रहती है, उसको बाद में एक थ्योरी बनना पड़ता है जो यूनिवर्सली वैलिड हो। अब ये पैराडाइम आप कुछ कुछ देख रहे हो, सब साइंस जैसा है, ऑलमोस्ट ये सब कुछ साइंस जैसा है। तो इसी तरीके से जब सोशियोलॉजी में
जब सोशियोलॉजी में रिसर्च करने की बारी आई तो पॉजिटिविज्म ऑलरेडी साइंस से इन्फ्लुएंस थे और होना पड़ा, तो उनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी थी वो भी साइंटिफिक नेचर की होगी, राइट और रॉन्ग। लेकिन जब नॉन पॉजिटिविज्म आएंगे तो वो एक नई मेथोडोलॉजीज लेकर आएंगे, और वो नई मेथोडोलॉजीज जो होंगी वो पॉजिटिविज्म से ऑब्वियसली डिफर करेंगी, साइंटिफिक अप्रोच से ऑब्वियसली वो डिफर करेंगी। तो मेथोडोलॉजी हमेशा किसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है। मेरी आइडियोलॉजी अगर साइंटिफिक है, मेरी आइडियोलॉजी अगर साइंटिफिक है तो मेरी मेथोडोलॉजी भी साइंटिफिक होगी। और अगर मेरी आइडियोलॉजी नॉन साइंटिफिक है, मेरी सोच, मेरा सोचने का तरीका, अगर मेरा फोकस एजेंसी पे है, मेरा फोकस सोशल एक्शन पे है, तो दोनों ही केसेस में मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी? नॉन पॉजिटिविस्टिक इन नेचर। मेरे को अगर स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, मेरे को अगर इंस्टीट्यूशंस को ब्रॉडली स्टडी करना है, मेरा ओरिएंटेशन अगर है कि मुझे जनरलाइजेशन करना है, यूनिवर्सल थ्योरीज बनानी है, मैक्रो थ्योरीज बना के देनी है, तो मेरा ओरिएंटेशन साइंटिफिक होगा, मेरा क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ फोकस होगा। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की डिबेट, सोशल एक्शन सोशल स्ट्रक्चर की डिबेट, एजेंसी वर्सेस स्ट्रक्चर की डिबेट, या साइंटिफिक वर्सेस नॉन साइंटिफिक की डिबेट, या सोशियोलॉजी इज अ साइंस या सोशियोलॉजी कैन नॉट बी और सोशियोलॉजी एज अ साइंस की डिबेट। ये सब कुछ एक पिछला फेज था जो हमने सब कवर किया। उसी बेसिस पे, उसी आइडियोलॉजीज पे ये टॉपिक आता है कि ये जो डिबेट चली आई, ये डिबेट आगे कैसे डेवलप हुई, जहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजीज में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट हुई। और मेजरली आप देखोगे तो जो शुरुआत में जो दो आइडियोलॉजीज थी वो स्कोप की जैसा ही था। शुरुआत में पॉजिटिविज्म, फिर एंटी पॉजिटिविज्म, फिर नॉन पॉजिटिविज्म, और उसके बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म। कि कौन से मेथड्स को यूज करें, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो पॉजिटिविज्म क्या बोलेंगे, कौन से मेथड को यूज करना है? अगर मुझे सोशल एक्शन को समझना है, सोशल एक्शन को स्टडी करना है, तो मैं किस चीज को किस तरह के डेटा पे फोकस करूंगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। तो रिसर्च हमेशा एक आइडियोलॉजिकल, एक पर्सपेक्टिव से होती है। मेरा पर्सपेक्टिव भी तो मेरी आइडियोलॉजी है। पर्सपेक्टिव मेरे आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। पर्सपेक्टिव मेरा एक किसी इशू पे मेरा नजरिया होता है, लेकिन मेरा नजरिया तो मेरी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। अगर मैं फंडामेंटलिस्ट हूं तो मेरे को तो हर चीज वैसी ही दिखाई देगी। तो पर्सपेक्टिव इज अ सब कंपोनेंट ऑफ आइडियोलॉजी, अगर मैं आपको इतनी सी बात बोलूं। और मेरे सारे पर्सपेक्टिव्स का इंटीग्रेशन क्या है? मेरी आइडियोलॉजी। ठीक है। इस तरह के आइडियोलॉजीज जो होती हैं, है ना, एक आइडियोलॉजी, एक तरह की सोच मिलके क्या बनाती है? एक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। हम उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट में को पढ़ रहे हैं, और ये किस डायरेक्शन में आगे जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है। सबसे पहले रिसर्च को पीवी यंग ने क्या डिफाइन किया? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। एक एक चीज जो मैंने आपको पिछले 20-25 मिनट की कहानी में बताई, रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बाय द यूज ऑफ लॉजिकल मेथड्स। अब लॉजिकल मेथड किस पे बेस्ड होंगे? ठीक है। एम्स टू डिस्कवर, डिस्कवरी किसकी हो रही है? एंड एनालाइज कॉज इफेक्ट। किसके कॉज से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके इफेक्ट से कुछ और कॉज बन रही है क्या? तो मुझे आपको सीक्वेंस डिस्कवर करना है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर कॉजल एक्सप्लेनेशन, कैजुइस्ट्री। कैजुइस्ट्री इज केस बाय केस बेसिस, बाय द वे। कॉजल इज कॉज इफेक्ट, ये बात ध्यान रखना, है ना। कैजुइस्ट्री मतलब केस बाय केस बेसिस होता है, कि एक केस को अलग तरीके से ट्रीट करो, दूसरे केस को अलग तरीके से ट्रीट करो, दैट इज कॉल्ड एज कैजुइस्ट्री। कॉजल इज कॉज इफेक्ट एनालिसिस, इसको कंफ्यूज नहीं करना। सो कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड natural laws which govern the
पूरा यूनिवर्स या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो भी है। ये किसने बोला? पीवी यंग ने। रिसर्च, इस वर्ड को डिफाइन किया गया है सबसे पहले, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च करने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज हो रही है उसके अंदर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स मतलब आइडियोलॉजीज क्या गवर्न हो रही हैं, ये टॉपिक है। अल्टीमेटली क्या करना है? रिसर्च। क्योंकि हमको क्या डिस्कवर करना है भाई? कोई भी चीज कैसे काम कर रही है, सीधी सी बात यह है कि रिसर्च करके मेरे को ये पता करना है कि कोई भी चीज कैसे काम कर रही है, आगे पीछे उसके क्या है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस देखना है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। तो रिसर्च मेरे लिए वो काम करके देगी। उस रिसर्च को करने की मेथोडोलॉजी, किस मेथड से मुझे रिसर्च करना है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, या मुझे मिक्सचर ऑफ मेथड्स चाहिए, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म चाहिए, ये मेरी मेथोडोलॉजी है। अब इस मेथोडोलॉजी के पीछे के छुपे हुए स्कूल ऑफ थॉट्स या आइडियोलॉजी, उसे क्या बोलते हैं? मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स। थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इज नथिंग बट माय पर्सपेक्टिव which is based or driven by my ideology. My ideology is basically nothing but my school of thought. बात समझ आया भाई? मैं कैपिटलिस्ट हूं, ठीक है, मेरी आइडियोलॉजी या मेरा पर्सपेक्टिव कैपिटलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है, तो मोटा मोटा कहा जा सकता है कि मैं एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं, जहां मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को मेरा काम करने दो, प्रॉफिट एक्यूमुलेशन मेरे लिए क्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर सेम चीज अगर मैं सोशलिस्ट सेटअप में, सोशलिस्ट सोसाइटी में या कम्युनिस्ट सोसाइटी में करता हूं, तो ये मेरा सोच या मेरी सोच पीनलाइज की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सोसाइटी है वो किसी और आइडियोलॉजी पे या किसी और स्कूल ऑफ थॉट से गवर्नड है। वहां पे जो डोमिनेंट आइडिया है वो प्रॉफिट एक्यूमुलेशन नहीं है, वो वेलफेयर है। ठीक है? तो ये जो थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स है ये बेसिकली कुछ नहीं है, हम बस ये ट्रेस करेंगे कि कैसे वक्त के साथ साथ सोशियोलॉजी में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट आए। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट ने, कुछ ने क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया, कुछ ने क्वालिटेटिव पे फोकस किया, फिर बाद में कुछ ने आके बोला कि यार ये डिबेट छोड़ो, मिला जुला के काम कर लो। फिर एक और आए जिन्होंने बोला कि यार ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव छोड़ो, सोशियोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, ये सब दपोसलेबाजी है, आप नई चीजें पढ़ो। कुछ लोग आए जिन्होंने हर चीज को क्रिटिकल होके देखा, हर चीज पे सवाल खड़के खड़ा किए, वो क्या थे? क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। जिन्होंने सिर्फ वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखा, वो कौन थे? फेमिनिस्ट। उस आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। आईएसएम मैंने बताया था। इसी तरह मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, इंटरप्रिटेटिविज्म। समझ आया? आईएसएम सिर्फ आइडियोलॉजी है, और उसके फॉलोअर्स आईएसटी मतलब फंक्शनलिस्ट, फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट। उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग, उस पर्सपेक्टिव को, उस आइडियोलॉजी से किसी एक इवेंट को देखने, एक प्रोसेस को देखने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम? आईएसटी। समझ आया? तो ये थे कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट या मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी या सोशियोलॉजी। फंक्शनलिज्म, अभी सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही देखो, मोटा मोटा आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है। फंक्शनलिज्म पहला। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, नहीं तो फंसोगे बाद में। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो हर चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने वाले कौन है, और क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने वाला कौन है? इंटरेक्शनिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था हमारी दुनिया में? अरे यार क्या नाम है था? यस, इंटरप्रिटेटिविज्म।
इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ फोकस करो। तो उसी में इंटरप्रिटेटिविज्म में एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट आया, इन सब चीजों को क्यूमुलेट करता हुआ इंटरैक्शनिज्म, कि आपको किस पे फोकस करना है, इंटरैक्शन पे, सोशल एक्शन पे, एजेंसी पे। इंटरैक्शनिज्म में सबसे पहले आता है हमारे पास में सिंबल्स के थ्रू इंटरैक्शनिज्म को देखो, ठीक है। फिर आप देखते हो एथनिक मेथोडोलॉजी को, एथनिक मेथड्स जो होते हैं। फिर आता है वेबर का वर्स्टियन मेथड। फिर आता है फिनोमेनोलॉजी। फिर एक आता है सोशल एक्शन अप्रोच, पार्सन्स वाली सोशल एक्शन अप्रोच जो आता है, ठीक है। इस इंटरैक्शनिज्म को कई जगह पे इंटरप्रिटेटिविज्म भी बोला गया है, ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शंस को आप क्या करते हो, इंटरप्रेट। तो दोनों सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं। लेकिन इसका पहला प्रोपोनेंट कौन था, यस। फिर आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये हमने स्कोप में कवर कर लिया, याद है ना स्कोप। और फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो हमने यहां देख लिया। हालांकि ये बाद में आप देखोगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी आएगा एक। क्रिटिकल थोड़ा सा एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो 20th सेंचुरी में ज्यादा डेवलप हुआ है ना। पोस्ट मॉडर्निज्म के भी थोड़ा सा पैरेलल में आप कह लो कि क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ। स्ट्रक्चर में फंक्शनलिज्म में कवर हो जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वो स्ट्रक्चर्स पे फोकस करने वाले वो स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, वो एक छोटा सा कंपोनेंट है, इसलिए हम मेजर स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं सिर्फ। हाँ भाई, अब इनमें से ये सोशियोलॉजी में एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स थे। अब मैं इसको ला रहा हूं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, क्योंकि जिसने जो मेथड्स यूज किए वो उसकी कैटेगरी डिफाइन कर देता है। सेम चीजें ऊपर लिखी हुई, लेकिन अब यहां पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और कौन थे साइंटिफिक मेथड्स में, इसमें आए हमारे पास में फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगे। मार्क्स कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट नहीं था। क्वांटिटेटिव डेटा मार्क्स के पास भी हर थ्योरी में नहीं था। कुछ जगह पे उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो थ्योरेटिकल थी, आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट टाइप की थी, ठीक है। इसी तरीके से फिर इंटरप्रिटेटिविज्म या इंटरैक्शनिज्म में हमारे पास में कौन आते हैं, फिर हमारे पास में आते हैं मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म के लिए क्रिटिकल सोशल साइंस से क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, पोस्ट मॉडर्निज्म। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये क्रिटिकल ही है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। अपने नोट्स में रेक्टिफाई कर लो उसको। हाँ भाई, तो अब सोशल थ्योरी क्या होती है। अब आप सोशल थ्योरी या सोशलॉजिकल थ्योरी के आगे से सोशियोलॉजिकल हटाओ, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, CGP। कॉजालिटी बार बार डिटरमाइन करके जिसको जनरलाइज कर दिया जाता है, वो बाद में लॉ बन जाता है या थ्योरी बन जाती है। सिमिलरली अ थ्योरी, साइंस में मैंने कॉजालिटी डिटरमाइन करी और बार बार उस कॉजालिटी को मैंने चेक किया, और उसके लिए मैंने एक आइडिया बना दिया कि हाँ भाई ये करने से ये होगा, मतलब ए विल लीड टू बी विल लीड टू सी। सेट फंडामेंटल है। सो वेन at any point of time A is going to take place, I'm sure that C will happen, because A will lead to B and B will lead to C। ये मेरी क्या है, एक सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मेरी थ्योरी में या जो मैंने कॉजालिटी के प्रिंसिपल्स को बार बार एनालिसिस करके डिटरमाइंड वे में एक चीजों का स्ट्रक्चर तैयार किया, वो बेसिकली कुछ भी नहीं है। दीज आर माई सेट्स ऑफ आइडियाज थ्रू विच आई वुड एक्सप्लेन के why C is happening, why C is happening, because A is happening।
बात समझ आई? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि डी होगा 23 अगस्त को, तो मैं क्यों प्रिडिक्ट कर सकता हूं? क्योंकि ए हो गया है, इसलिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। और ये दिस विल लीड टू, दिस विल लीड टू, सी विल लीड टू, ये क्या है? मेरे सेट ऑफ आइडियाज ही तो है। मेरे को आइडिया है इस चीज का कि ये कैसे मूव करेगा। नहीं, राइट और रॉन्ग? तो क्या होता है सोशलॉजिकल थ्योरी? क्या भाई, सोशलॉजिकल थ्योरी क्या होता है? कुछ डिफरेंट होता है सोशलॉजिकल थ्योरी। दीज आर द सेट्स ऑफ आइडियाज विच explain how society and its aspects work. यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जितनी थ्योरीज हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। अब सबसे पहली थ्योरी जिस पे हम फोकस करेंगे वो क्या है? फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या बोलता है? आपको स्कूल्स ऑफ थॉट समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपके सारे फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, ये जिनके आगे आईएसटी लगेगा वो सब आएंगे। और अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता तो फिर आपको इनको समझने में भी दिक्कत आएगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फंक्शनलिज्म बेसिकली क्या है? आप ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर से वाकिफ है? आपकी किडनीज हैं, लिवर, ब्रेन, हार्ट, आईज, नोज, लंग्स, इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं बॉडी के अंदर जिसकी फंक्शनिंग इंटरडिपेंडेंट है। जैसे अगर आपको कोरोना में याद हो तो सबसे पहले इन्फेक्शन कहां फैलता था और उसके बाद क्या होता था? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। द कॉज ऑफ डेथ वाज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। क्योंकि लंग्स क्या करता है ब्लड को? अरे ऑक्सीजनेट करने का काम क्या करता है? हार्ट का काम क्या है? पंपिंग का काम है हार्ट का। तो लंग्स इज द ऑर्गन ऑफ योर बॉडी जहां से आप इनहेल करते हैं, वो फिल्टर आउट करता है ब्लड के अंदर में, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन ब्लड मिलाता है, फिर उससे ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट को, और हार्ट पंप करता है पूरे शरीर को। जब लंग्स में कंजेशन बढ़ने लग जाता था तो क्या होता था? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। आपका सीटी स्कोर नीचे आता गया, बढ़ता गया, और आप फाइल बंद हो गई। इसी तरीके से जो फंक्शनलिज्म होता है उसका क्या आर्ग्यूमेंट है कि जैसे हमारी बॉडी काम करती है, इट इज फंक्शनिंग ऑन द इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर किडनी खराब तब भी गए, लिवर खराब तब भी गए, हार्ट खराब तब भी गए, लंग्स खराब तब भी गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बहुत छोटा सा, कि अगर मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई है ना, मेरे यूसोफेगस और मेरी जो ब्रीथ पाइप है और विंड पाइप है ना, तो आपको पता है कि एक कैप होता है, वो खुलता है और बंद होता है वेन एवर यू आर एनगल्पिंग द फूड। तो जब वो यूसोफेगस वाला पाइप खुलेगा तब आप ब्रीथ नहीं करते हो। आप करके देखो। मम्मी कई बार बोलती है ना कि बेटा एक साथ रुक रुक के पिया कर, एक साथ मत पिया कर।
या फिर आप खाना खा रहे होते हो लगातार किसी चीज को पीते हो, तो एकदम से क्या होता है, एक गिलास में एक बार में एक गिलास पूरे पी गए, फिर सबसे पहले इवेंट क्या होता है? नहीं, क्योंकि उस पीरियड में आपने अपनी ब्रीथिंग, तो वो ऐसे ही करता है क्या? बार बार ऐसे नहीं करना चाहिए पर। तो बेसिक बात ये है, मैं ना बिल्कुल कोर से समझो, बिल्कुल इजी सिंपलेस्ट वे में समझो कि फंक्शनलिज्म का कहना है कि भाई पूरी सोसाइटी कुछ भी नहीं है, ये शरीर पूरी सोसाइटी है, और मेरे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ रोल है। हार्ट का ऐसे बहुत बड़ा रोल है, ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, लंग्स का, किडनी का, लिवर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हो सकता है कि कान दो हैं तो एक कान नहीं भी रहे तब भी चल जाएगा। छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। तो फंक्शनलिज्म बोलता है कि ये शरीर एक सोसाइटी है, और इसके अंदर में चाहे वो ब्लड है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, सारी चीजें एक सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एक अपना अलग अलग रोल है। अगर वो अपना रोल अच्छे से पूरा करेंगे तभी ये पूरा स्ट्रक्चर ठीक से वर्क करेगा, मानते हो कि नहीं? लंग्स अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, लिवर अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपकी बॉडी देखो सिस्टमैटिकली कोई ना कोई सिम्टम्स शो करने लग जाएगी जिससे कि आप बीमार पड़ोगे। आपका ईएसआर स्कोर बढ़ जाता है, जैसी बॉडी में इंफेक्शन डिटेक्ट होता है आपका ईएसआर स्कोर बढ़ जाता है। अगर ब्रेन में मान लो इनअप्रोप्रिएट फ्लो है ब्लड का, है ना, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो आपका हेडेक होने लग जाएगा, आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। तो आप अगर एफिशिएंट तरीके से इस वक्त बैठे हुए हैं तो वो क्यों? क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, राइट? तो यही बात फंक्शनलिज्म बोलता है कि सोसाइटी को इसी तरीके से देखो। अगर सोसाइटी ठीक से काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं ये ठीक से काम कर रहे हैं। दूसरा, ये कोई भी पार्ट इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते हैं, इनकी फंक्शनिंग किसी एक पे डिपेंडेंट रहेगी ही रहेगी। इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। तो इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस फंक्शनिंग कुछ भी नहीं होता है। किसी एक पार्ट में अगर गड़बड़ आती है तो दूसरे पूरे पार्ट्स में भी उसकी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। कोई कॉज सोशल है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक भी होगा, और उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट या सोशल कॉज के पीछे जो छुपा हुआ है उसके कारण पूरी सोसाइटी भी डिस्टर्ब होती है। तो जैसे ही वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है बॉडी को, तो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एक्सरसाइज करना शुरू करती है। जैसे ही वो डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, अदरवाइज छींक के सब ठीक हो जाता है। छींक क्यों आती है? स्नीज क्यों करते हो आप? यॉन क्यों करते हो आप? यॉनिंग, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आप क्या करते हो? बैलून भर लेते हो अंदर का। उस बैलून का नाम क्या है? लंग्स। ठीक है। स्नीज क्यों करते हो आप? जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं तो नॉस्ट्रल्स क्या करती है आपके? रेजिस्टेंस शो करती है, एंड इट ट्राइज टू थ्रो दीज फॉरेन पार्टिकल्स आउट ऑफ द बॉडी विद फोर्स। छी, और कुछ ऐसा भी छींकते कि बिल्डिंग हिला देते हैं। मतलब मेरी छींक कभी सुन लो मतलब तुम लोग। हुआ है ऐसा? नींदें उड़ाई है मैंने लोगों की। दिस इज फंक्शनलिज्म। व्हाट फंक्शनलिज्म सेज कि आप कुछ नहीं, सोसाइटी क्या है? इंटर रिलेटेड पार्ट्स का, इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का एक इंटीग्रेशन है,
जिसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण ये सोसाइटी बढ़िया चलती है। ठीक है, अब वो चाहे फैमिली हो, किनशिप हो, कुछ भी हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना एक रोल होता है। अब हर इंस्टीट्यूशंस, मैंने आपको बताया था, जैसे हमने अंडरस्टैंडिंग जब पढ़ रहे थे कि रोल्स होते हैं, स्टेटस होते हैं, तो एक भाई का स्टेटस आपको दिया गया है जिसको आपको 30 तारीख को निभाना है ना? नहीं? अरे भाई, बहन क्या करेगी? भाई को राखी बांधेगी। तो आपको बहन किसने बनाया? ये वही है, टमाटो के अंदर वायरस कहां से आया? क्यूकम्बर से, क्योंकि वो पास में रखा हुआ था। इसको इशाना से मिलवाना पड़ेगा। सहपाठी थे तुम लोग कहीं। तो सोसाइटी ने आपको एक स्टेटस दिया और उस रोल को आप परफॉर्म करोगे। अभी राखी 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी है, आएगी। सिमिलरली कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, those institutions are made up of some interconnected roles. It is not just कि आपको वो जो रोल है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर दिन ही निभाना है। उस रोल को आपको लाइफ के डिफरेंट अरीना में, डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट तरीके से आपको निभाना पड़ेगा। और हर नॉर्म्स जो हर इंस्टीट्यूशंस के साथ में एसोसिएट होते हैं, चाहे वो फैमिली के नॉर्म्स हो, चाहे वो मैरिज के नॉर्म्स हो, उस नॉर्म्स का इम्पैक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन पे भी पड़ता है। देखो आप ही के एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। मेरी एक स्टूडेंट है, वो आके बोली कि सर राखी पे आई वांट टू टेक अ लीव। मैंने बोला कि ले लो भाई, लेकिन क्लास तो होगी। तो मैंने कहा कि बट तुम्हारे तो सिबलिंग्स यहाँ नहीं है, बाहर है। तो मैं, सर सिंगल डे में अप डाउन कर लूंगी। तो मैंने कहा फिर राखी का चार्म क्या है, मतलब मजा कैसे आएगा? मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, अपने को तो पता भी नहीं है राखी क्या होती है, तो अपने को तो वो मतलब है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा फिर वो उसका चार्म क्या है? सर आना जाना तो ठीक है, लेकिन वहां से जो लिफाफा मिलता है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो एक दिन ट्रेवल करने के लिए तैयार है ना, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। तो मैंने कहा भाई ये भी ठीक है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स हैं, चाहे आप मैरिज में डाउरी के नॉर्म्स देख लो, पेट्रियार्की में इनहेरिटेंस के नॉर्म्स जो आपने आते ही भी बात करी, या राखी के अंदर लिफाफा देने के नॉर्म्स में, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, उस कास्ट के नॉर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, या उस कास्ट के सब्सक्रिप्शंस ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि आप किसको वोट देने वाले हो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इफेक्ट होता है आपके एक वोट से, लेकिन आपका वोटिंग बिहेवियर किससे ड्रिवन है आपकी? जाओ यूपी में है ये फिनोमेना। हमारे विनायक यादव, कास्ट पॉलिटिक्स ये जीवन में और यही क्या उसके? क्यों? अरे सोसाइटी का सेटअप ऐसा ही है। इनफैक्ट इन राजस्थान ऑल्सो सबसे ज्यादा फोकस किसका, मतलब किस चीज पे इस वक्त अशोक गहलोत का? अशोक गहलोत छोड़ो यार, मैं क्यों बोल रहा हूं उनको। क्लब ही तो बंद करवा रहे हैं बेचारे, और कर क्या रहे हैं? पीपल आर रियली हैप्पी अबाउट इट, सम पीपल आर, एटलीस्ट। तो राजस्थान पॉलिटिक्स में भी सबसे बड़ा रोल किसका है इस वक्त? सबसे ज्यादा टारगेट नेशनल लेवल पे सरकार अगर कर रही है, तो कौन सी क्लास को कर रही है? वोट के लिए, फंडिंग के लिए नहीं। वोट के लिए किस क्लास को टारगेट कर रही है? मिडिल क्लास, लोअर क्लास। और अगर आप देखो तो
पॉलिसीज स्कीम्स मिडिल क्लास के लिए डिजाइन की जाती है, लेकिन वोट बैंक जो होता है वो लो क्लास से डिटरमाइन होता है, मिडिल क्लास को छुट्टी मनाता है। आपकी क्लास भी डिटरमाइन कर रही है कि आप कैसे वोट देने वाले हो। इसको बहुत सुकून से समझना, क्योंकि फंक्शनलिज्म जल्दबाजी में कर लिया, मार्क्सिज्म जल्दबाजी में कर लिया, तो दो स्कॉलर हाथ से निकल जाएंगे यूनिट 4 के, एक डरखाइम और दूसरा मार्क्स। और इनसे आप नहीं करते करते भी करीबन करीबन 50 मार्क्स लेके जाओगे इन दो स्कॉलर्स से। मतलब वेबर, डरखाइम और मार्क्स, ये तीन लोग मिलके ऑलमोस्ट 60-70 मार्क्स देते हैं। इतना इतना फैला हुआ है ये। इसको समझने के लिए इसलिए मैं आपको फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म, ये तीन तो मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। तो आपका जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड रोल्स एंड इंटरकनेक्टेड इंटररिलेटेड नॉर्म्स। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या ऑटोनॉमस फंक्शनिंग जैसे कोई भी वर्ड्स फंक्शनलिज्म में, आपकी और मेरी एग्जिस्टेंस म्यूचुअल है। हमारा रिलेशन कोऑपरेशन पे बेस्ड है और रहेगा। हम कॉम्पीट भी कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं कोऑपरेशन के लिए ही कर रहे हैं। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पूरे सोशल सिस्टम में, वो सारे इंस्टीट्यूशंस एक हार्मोनियस रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, इसीलिए वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन बोलता है? फंक्शनलिज्म। सो व्हाट फंक्शनलिज्म सेज इज के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशन मतलब बॉडी देखना अंदर अपनी, बस आप इंस्टीट्यूशंस को बाहर मत जाओ। किडनी को, हार्ट को नाम दे दो आप अपना किनशिप, है ना। लंग्स को आप नाम दे दो अपने रिलीजन का, किडनी को आप नाम दे दो अपने एजुकेशन का, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने सारे ऑर्गन्स को नाम दे दो, अगर वो वेल फंक्शनिंग है तो। डिस्क्लेमर देना पड़ता है भाई, आजकल लिवर जल्दी खराब हो रहा है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड रोल्स हैं बॉडी के अंदर पे झांक के देखना, बाहर मत आना अभी। जो इंटरकनेक्टेड रोल्स हैं अंदर, इंटरकनेक्टेड नॉर्म्स जो इनको गवर्न कर रहे हैं, ये इनके कोऑपरेशन का कारण है। क्योंकि आपका मुझसे किडनी का, लंग से, लंग्स का हार्ट से कोऑपरेट करना जरूरी है। तो कोऑपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेशन। या कोऑपरेशन का मतलब क्या है? हमारा इंटीग्रेटेड होना। इंटरकनेक्टेड इज द सिनोनिमस ऑफ इंटीग्रेशन। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए का मतलब ही क्या है? इंटीग्रेटेड है। तो फंक्शनलिज्म बोलता है कि ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वैल्यू कंसेंसस इन द सोसाइटी, वैल्यू कंसेंसस इन द सिस्टम। हम सब एक वैल्यूज पे एग्री हो जाते हैं, क्योंकि आपकी और मेरी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा और आपका जो रिलेशन है, बॉडी के अंदर वाले इंस्टीट्यूशंस को इमेजिन करो, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमारे बीच में जो कोऑपरेशन है, हमारे बीच में जो इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन, वो कोऑपरेशन एक वैल्यू कंसेंसस को जन्म देता है। वैल्यू कंसेंसस मतलब समझे? जैसे अब एक नया वैल्यू कंसेंसस धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है कि हमको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। 1000 साल पहले ये वैल्यू कंसेंसस नहीं था। 300 साल पहले तक एक वैल्यू कंसेंसस था कि जौहर और सती हो सकती है। 400 साल पहले, नहीं तो खिलजी वाले टाइम पे तो करी है। करीबन करीबन 900 साल पहले मान लो कि वैल्यू कंसेंसस था कि सती तो होती है। यूरोप में कंसेंसस था कि विच हंटिंग तो होनी चाहिए। आज वो वैल्यू कंसेंसस बदल रहा है।
बदल चुका है। सती वाला वैल्यू कंसेंसस 200 साल पहले खत्म हो गया। आज जेंडर इक्वालिटी वाला कंसेंसस आ रहा है। अभी तक बात थी और है कुछ जगह पे तो मेल और फीमेल पैरिटी की, अब थर्ड जेंडर की पैरिटी की बात चल रही है। तो अब क्या हो रहा है कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है सोसाइटी में, उसको धीरे 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 हर इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करने लग गया है। आप सिर्फ सोचो कि आप में से जितने बच्चे यहां बैठे हैं ऑनलाइन जो भी हैं, आज से 20 साल पहले कितनी लड़कियां होती थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही होती थी और इस एज तक अनमैरिड होती थी। अपनी मम्मी पापा से पूछना कितने साल में मतलब शादी हुई मम्मी की। और अभी तो आप 21 22 23 में तो बोलते हो कि तो बच्चे हैं हम, जी लेने दो थोड़ा। और पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। इस क्लास की स्ट्रेंथ में जेंडर इक्वालिटी दिखती है। इक्वालिटी एटलीस्ट नजर तो आ रही है। माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो तुम लोग, कोई बात नहीं। अब ये कंसेंसस जो बिल्ड होना शुरू हुआ कि नहीं लड़कियों को भी पढ़ाना है, लड़कियों को भी प्रमोट करना है, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये आपको अभी इनहेरिटेंस नॉर्म्स में नहीं मिल रहा है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, सक्सेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो गए हैं, नाउ यू आर अ को पार्टनर, है ना, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। लेकिन फिर भी कन्वेंशनली जो होता है वो अभी भी लड़कियों को प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करने दे रहे हैं। अभी भी शादी के बाद में आप ही को अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक आप ही को माना जाता है कि आप ही को पूरी करनी है। तो जो नॉर्म्स हैं वो धीरे 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 कुछ इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट हो चुके हैं। देखो, अडॉप्ट और अडैप्ट अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे नॉर्म्स अभी अडॉप्ट या अडेप्ट भी नहीं हुए हैं। अडॉप्ट भी नहीं किया, अडेप्टेशन तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन जब ये जेंडर इक्वालिटी के नॉर्म्स सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में अडॉप्ट कर लिए जाएंगे और अडेप्ट कर लिए जाएंगे यूनिफॉर्मली, यूनिवर्सली, तो इससे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कंसेंसस इमर्ज हो जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी इज अ नॉर्म, इट्स अ रूल, यू आर बाउंड टू फॉलो दिस। जैसे सती, नाउ इट हैज बीन अ प्रैक्टिस विच आर आउट ऑफ द बुक्स, आउट ऑफ द क्वेश्चन एनीवे। कहीं नहीं सुनते हो आप सती के बारे में। समझ आया? तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन के कारण, क्योंकि मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, है ना, इसका मतलब हार्ट लंग्स पे डिपेंडेंट है, या लंग्स किडनीज पे डिपेंडेंट है, लिवर पे है। तो जब किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई नॉर्म्स में चेंजेस आता है तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी इंपैक्ट करना शुरू करता है। आप पढ़ लिख गए, आप आईएएस बन गए, तो आप जेंडर इक्वलिटी को और प्रमोट करोगे। फिर आप बात करोगे कि भाई मैं क्यों घर छोड़ के जाऊं, मैं ही क्यों डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, तुम भी उतना ही कंट्रीब्यूट करो। फिर आप को पर्सनल राइट्स की बात करोगे, फिर आप एज ऑफ कंसेंट की भी बात करोगे कि भाई लड़कों को शादी करने के लिए 21 साल का होना और हमको 18 का होना है, बराबरी पे लाओ। तो धीरे धीरे एजुकेशन, फिर किनशिप, मैरिज, रिलीजियस नॉर्म्स, हर जगह पे चेंजेस आना शुरू होंगे। और जैसे जैसे ये नॉर्म्स के चेंजेस यूनिवर्सली अडेप्ट कर लिए जाएंगे, क्यों अडेप्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे में कनेक्टेड है। आपका एजुकेशनली एम्पावर हो जाना और लीगल सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में कहीं जाके बैठ जाना, वो आपकी इकोनॉमी भी इंपैक्ट करेगा, आपकी आइडियोलॉजी भी इंपैक्ट करेगा, आपकी सोशल मीडिया इंस्टीट्यूशंस मतलब मास कम्युनिकेशन भी इंपैक्ट करेगा। आप एक आइडियल भी बनोगे, आप एक रोल मॉडल भी बनोगे,
आपको बहुत सारी चीजों के लिए अडोर और एडमायर किया जाएगा, जिस वजह से सोसाइटी में इंटायरिटी में चेंजेस आएंगे। गेटिंग इट? तो क्या होता है, एक वेव शुरू होती है और वो वेव धीरे 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 बढ़ती है, एक पीक पे पहुंचती है और उसके बाद में वो सारी एरिया को कवर आउट करती है, वाइप करके ले जाती है। एंड दिस इज हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स, कि उस टाइम बाद में एक वैल्यू कंसेंसस इमर्ज हो जाएगा। कारण, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस की जो फंक्शनिंग है वो इंटरडिपेंडेंट ही है। आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी मैरिटल चॉइसेस बदल जाएंगी और आपसे पूछा भी जाएगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्रूड रियलिटी है ये, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, निठल्ले रह गए, कुछ नहीं कर पाए, तो आपको लाइफ पार्टनर की चॉइसेस भी वैसी ही मिलेंगी। नहीं, मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, लास्ट टू लास्ट वीक में किसी एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन था, वहां पे गेस्ट बुलाया गया था, एज अ गेस्ट में गया था वहां पे। तो वहां पे डिस्प्ले बोर्ड पे लड़के और लड़कियां लगाए गए थे, उसमें उनके नंबर, एज, मैरिज, मैरिटल स्टेटस सबका अनमैरिड था, सैलरी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ काम करते हैं, मतलब वो बेसिकली एक मैट्रिमोनियल पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर रखा था, नहीं करते करते भी 20 फुट बाय 20 फुट की स्क्रीन पे। तो मैंने माइक पे आके पहली चीज ही बोला कि थोड़ा सटल बोलना पड़ा, नहीं तो लोग मारते। नहीं तो मैंने बोला कि पर ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्ले आपने किया है यहाँ पे इतने बड़े बोर्ड पे, ये हमारी नाकामयाबी की निशानी दिखाता है ना, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस को, अनमैरिड स्टेटस नहीं है वो, बेसिकली क्या है, क्या अनएम्प्लॉयड स्टेटस है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो इतना अच्छा है नहीं कि आपको आके कोई मुंह लगा ले। बहुत सिंपल सी बात है। और उसमें आप यकीन मानो, जब 100 का टोल खत्म हुआ था उसके 10-5 मिनट पहले मैं वहां पहुंचा था, और उसमें से 68 लड़के थे। 100 के टोल में 68 लड़के थे, जिनको वहां पोर्टफोलियो पे पेश किया गया था कि इनसे कोई तो शादी कर लो। वाई? बिकॉज आपका जो स्टेचर है वो उस काबिल ही नहीं है कि आपको कोई। अब लड़कियां अगर पढ़ी हुई है या लड़की अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच कर रही है, तो वो क्यों किसी मैकेनिक से शादी करेगी? आप खुद सोचो। आप लोग यूपीसी की तैयारी कर लिए, ठीक है, कर रहे हो, इंशाल्लाह तुम्हारा हो जाए। अब हो जाएगा सिलेक्शन तो तुम ग्रुप डी के कोई एमटीएस से शादी करोगे क्या? तुमको क्या चाहिए, रेशनली बोलो। सेम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि लबासना में कैडर देख लेते हैं, इसका कैडर अच्छा है तो इसको, ही इज माई मैट्रिमोनियल लाइन्स, क्योंकि वो पोस्टिंग हो जाती है। और नहीं तो एटलीस्ट यू विल बी मैरिंग समवन जो एक अच्छे स्टैंडर्ड का, इंटेलेक्चुअली तो कंपैटिबल हो आपसे। कोई गाड़ी का दरवाजा खोल रहा होगा उससे तो शादी करोगे नहीं आप? नहीं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि आपका जो भी आप इस वक्त अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो आप अचीव कर लेते हो, वो नॉर्म्स जो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, तो यही एक कारण है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जहां 20-21 की एज में लड़कियों को डायलॉग मिलने लग जाते थे आज से कुछ साल पहले, आज वही सेक्शन ऑफ सोसाइटी 30, 31, 32 तक भी पढ़ाई कर रहा है, और उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, लड़कों को भी नहीं बोलता है कि ठीक है यार पढ़ लो। नाउ दीज आर द चेंजिंग नॉर्म्स। अब वो धीरे धीरे, अगर आपके पड़ोस में कोई 18 की एज में कोई बच्ची है, इसकी शादी करा रहा है, तो आप सबसे पहले कि क्या बोलोगे? अरे यार पढ़ने दो उसको यार, क्या बेवकूफी कर रहे हो? नाउ व्हाट यू आर एनफोर्सिंग,
You are enforcing a norm change. You are enforcing a social change in society. आप उनकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हो. आप बोलोगे, फिर 4 लोग और बोलेंगे, फिर वो परस्यू होंगे थोड़ा सा, क्योंकि अल्टीमेटली द की इज परसुएशन. एथिक्स में पढ़ाऊंगा आपको मैं. हर चीज की जड़ परसुएशन ही तो है, चाहे नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करके या पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करके. आप यही तो बोलोगे, देखो उसकी 18 में शादी हुई थी, क्या कर रही है आज वो, 30 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बनी हुई है. इसी जगह उसको पढ़ लेने दो, 30 साल की उम्र में आईएएस बन जाएगी. नेगेटिव एग्जाम्पल. और दूसरी जगह आपने क्या दिया, पॉजिटिव एग्जाम्पल. देखो 29 की ईयर्स में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, अब वो 30 साल अपनी जिंदगी के लाविश लाइफस्टाइल जिएगी, आईएएस बन के जिएगी. आप परस्यू कर रहे हो. अगर वो परस्यू हो गए तो एक नॉर्म चेंज हुआ एक फैमिली में. यही नॉर्म्स कुछ फैमिलीज में लगातार और चेंज होता जाएगा एंड दिस विल क्रिएट अ सोशल चेंज. जैसे ही ये सोशल चेंज ओवरऑल चेंज हो जाता है तो फिर हो जाएगा भी 18 के बाद तो अभी पढ़ने दो, और वही हो रहा है. दिस इज नाउ अ वैल्यू कंसेंसस इन द सोसाइटी, रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास ऑल्सो. ये है सोशियोलॉजी. तो फंक्शनलिज्म क्या बोलता है कि ये जो वैल्यू कंसेंसस है आपके और सारे इंस्टीट्यूशंस, मतलब अंदर इंस्टीट्यूशंस में झांक के देखना कि ये जो वैल्यू कंसेंसस है जो इन सारे पार्ट्स को इंटीग्रेटेड रखता है, ऑर्गेनाइज्ड रखता है, यही कोऑपरेशन की वजह है. जब तक आप और मैं एक वैल्यू पे एग्री कर रहे हैं तब तक हम कोऑपरेट करेंगे. जब आप और मैं एक वैल्यू पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको डिस्प्ले बोर्ड पे एक ट्वीट, एक इंस्टाग्राम का पोस्ट दिखा देता हूं जो मैं बोलता हूं कि डेरोगेटरी है. याद है क्यों? उसके पीछे का कारण क्या था? मेरे और उसके वैल्यू कंसेंसस में फर्क है. वी डोंट एग्री टू अ वैल्यू. कंसिडर हर एज एन इंस्टीट्यूशन एंड माई सेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी. So whatever she tweeted or she wrote, I did not agree to it. I vehemently accorded a status where I criticized it openly. क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से वो वैल्यूज डेरोगेशन कर रहे थे और उसके हिसाब से वो वैल्यूज को प्रमोट कर रही थी. तो फंक्शनलिज्म भी यही बोलता है कि ये जो कोऑपरेशन की वजह है ना, सारे इंस्टीट्यूशंस में जो कोऑपरेशन की वजह है, उस कोऑपरेशन का कारण क्या है? उस कोऑपरेशन का कारण है ये वैल्यू कंसेंसस. आप मुझसे तब तक पढ़ोगे जब तक मैं आपको ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं और आपको अच्छा लग रहा हूं कि हाँ ये सर सही पढ़ा रहे हैं. लेकिन जिस दिन आपके उस चीज में खटास आ गई, कड़वाहट आ गई, तो फिर हम और आप एक पे एग्री नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कोऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं है. तो फंक्शनलिज्म का बेसिक टेनेट सिर्फ इतना सा है कि इंस्टीट्यूशन ए, बी, सी एंड डी. सबसे पहली बात, ये बात समझ आ गई? इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड. ठीक है. अब यहां पे डी के, ए के, सी के और डी के जो नॉर्म्स हैं वो भी इंटरकनेक्टेड होंगे. मैंने आपको बताया इंपैक्ट पड़ता है, हर चीज का इंपैक्ट पड़ता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए में जो आप कर रहे हो वो बी में इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है. और इनके जो रोल्स हैं वो भी इंटरकनेक्टेड होंगे. ऑफ कोर्स, सोचने की बात ही नहीं है. नॉर्म्स आपको क्या देते हैं? अरे नॉर्म्स डिराइव्स योर स्टेटस को आप निभाते हुए आप क्या करते हो? रोल. रोल प्लेइंग इज योर एक्शन कंपोनेंट ऑफ द स्टेटस. भाई का रोल क्या है? बहन को प्रोटेक्ट करना. तो जब सड़क पे कोई गुंडा मवाली या कोई गून उसको छेड़ता है तो भाई सबसे पहले आके उसको बचाता है ना. स्टेटस भाई का किसने दिया? नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स. और उसी को दिमाग में रखते हुए, उसी नॉर्म्स को कंप्लाई करते हुए वो क्या करता है? लड़ता है. और अगर उसने वो रोल प्ले नहीं किया
तो उसको घर आके सबसे पहले ताना क्या मिलेगा? तू भाई है, मर जा जाके कहीं। कैसा भाई है? नहीं। तो उसको किस चीज का ताना मिल रहा है? नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसके नॉर्म्स? सोसाइटी के। वो अगर ये बोल देगा मैं क्यों मरूं, मैंने क्या गलत किया, तो क्या बोलेगा उसको? तेरी बहन को तेरे सामने कोई छेड़ रहा था, तू बोल रहा कोई गलत नहीं किया। बोले वो छेड़ने वाला, ये छेड़ने वाली, उसमें मेरा क्या रोल? अब इसमें तुम लोग क्यों हंसे? क्योंकि मेरी बात में लॉजिक नजर नहीं आया ना। वो लॉजिक है ही नहीं, वो एक्चुअली नॉर्म्स हैं। तुम बोल रहे हो कि सर तो नॉर्म्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। अगर एग्जाम्पल देखते जाओ सोसाइटी में क्या चलता है और मूवीज में कैसे तुमको हंसाया जाता है और रुलाया जाता है, ये कुछ भी नहीं है, बस सिंपली इस चीज को ऑब्जर्व करने वाली बात है। पति झाड़ू निकाल रहा है और झाड़ू ठीक से नहीं निकला तो पत्नी पीछे जाके बोलती है, छोटू ये इधर कचरा रह गया, इधर से निकाल ले। देख रहे हो? सबसे पहली बात छोटू, फिर उसके बाद में बोले इधर से कचरा निकाल ले, इधर से। फिर नहीं निकला तो निकाल ना। अब सोच के देखो, अपने पेरेंट्स के ऊपर ये सोच के देखो, ऐसा होता तो? सोच ही नहीं पा रहे ना। नहीं हो पा रहा ना तुमसे। क्यों? तुम्हारे नॉर्म्स क्या बोलते हैं? ऐसा, अरे है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमको यही मूवीज में दिखाया जाता है और तुमको लगता है ऐसा थोड़ी होता है। उसकी हालत देखी थी कैसे झाड़ू लगा रहा था वो। नहीं। दिस इज व्हाट सोसाइटी डज टू यू, दिस इज हाउ मास मीडिया अपील्स टू यू। आप लोगों को हीरो कौन लगता है? जो नॉर्म्स को फॉलो करता है। आप लोगों को हीरो कौन लगता है? जो अपने स्टेटस को मैच करते हुए अपने रोल को परफॉर्म करता है। एक पुलिस वाला अगर रिश्वत ले रहा है, ठीक है, तो आपको क्यों वो मूवी में अच्छा आदमी नहीं लगता? क्योंकि स्टेटस क्या है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में काम करने वाला एक ऑफिसर, जिसको सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि he will be an honest person who will be abiding to the norms of the society, which does not promote taking bribes. अगर मान लो ऑनेस्टी की डेफिनेशन में ये आता, ऑनेस्टी की डेफिनेशन में ये आता कि हर पुलिस वाले को दिन में 5 बार तो ब्राइब लेनी पड़ेगी। ब्राइब इज एन एक्ट, सोच के देखो, मैं बस नॉर्म्स बदल रहा हूं। ब्राइब इज एन एक्ट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी एंड विच इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय द रिलीजियस नॉर्म्स ऑल्सो। तब अगर कोई 5 दिन, 5 बार दिन में अगर ब्राइब नहीं ले रहा है तो तुम उसको क्या बोलोगे? डिसऑनेस्ट। है ना? अब मैं इसको यहां फ्रीज करता हूं ब्राइबरी पे। अब मैं इसको यहीं से उठा के ले आता हूं इस्लामिक कल्चर पे। जिसने 5 बार दिन में नमाज नहीं पढ़ी वो कौन है? बात समझे कैसे मैंने चीजों को उठा के आपको बोला कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, नॉर्म्स होते हैं। और उस नॉर्म्स को ड्राइव वो जहां से हो रहे हैं, वो नॉर्म्स जहां से निकल के आ रहे हैं, वो सब आपकी सोसाइटी डिक्टेट कर रही है। आपके हाथ में कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक क्या हो? प्यादे। क्या बोलते हैं चेस में? आ, कितने टाइप की गोटी होती है जिसमें? अरे फिर वही गलती, टाइप कितनी होती है? 16 का हाफ करते ही 8 हो गई। बहादुर बच्चे हैं मेरे ये। कितने टाइप की गोटियां होती है चेस में? कैसे? हाँ टाइप गिनो फिर।
एक तो नहीं, तुम लोगों की सीसैट इसलिए रह जाती है। नीचे कितने ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे? है? ये तो श्योर हो ना, क्योंकि टोटल 16 होती है ऊपर मिला के। वेरी गुड। यहाँ पे दो यूनिक टाइप की गोटी होती है बस। ठीक है, अब 8 में से कितने गए? 6 बच गए। ठीक है, अब ये बात कॉमन सेंस की नहीं है कि इधर और इधर एक जैसी है अपने पास में? तो इधर कितनी हुई? और 3 and 2, ऊपर एक और। इतना क्यों काउंट करना था भाई? मुझे गोटियां नहीं भी पता है तब तो मुझे इतना तो पता है कि यूनिक काइंड की सिर्फ 2 गोटियां होती है। एंड दिस इज हाउ एप्टीट्यूड वर्क्स यार। मैंने नीचे के 8 में से 2 हटा दिया, बाकी बची 6, 6/2। आई डू नॉट नो कैमल, घोड़ा, हाथी क्या करना है मेरे को। मुझे क्या लेना देना उससे, कैमल घोड़ा हाथी मेरे को नहीं भी पता तब भी 6/2, 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, खत्म। खोपड़ा इतना तेज रखोगे तब काम चलेगा। एनीवेज, तो ये समझ आया आपको? और सोसाइटी कैसे स्टेबल है? क्योंकि हम सब एक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। इन नॉर्म्स को फॉलो करके ही हम एक इंटीग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेशन स्टैब्लिश होता है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉर्म्स की, ये जो नॉर्म्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं इन सबको एक बार हटा रहा हूं। अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नॉर्म्स से स्टेटस डिराइव होते हैं, स्टेटस से रूल। सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अभी तक के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आई इन सब में? नॉर्म्स। समझना बस, मैं आपको कहां से कहां ले जाऊंगा। जब मैं आपको 5 बार ब्राइब नहीं लेने वाले को मैं डिसऑनेस्ट बोलता हूं, और वहां से मैं आपको उठा के लाता हूं 5 बार नमाज नहीं पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? और ये सब नॉर्म्स कौन दे रहा है? हर नॉर्म्स किस पे बेस्ड होते हैं? ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, ह्यूमैनिटी इज अ वैल्यू। हर चीज किस पे बेस्ड है? वैल्यू पे। उन वैल्यूज को रीइंफोर्स करने के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए। 5 बार नमाज पढ़ना नॉर्म है, लेकिन पढ़ने वाला कौन होता है? अगर आपने पढ़ा तो आप क्या हो? एक बोलो, एक वर्ड होता है जो बोला जाता है, अरे सच्चे मुसलमान। मैं गलत तो नहीं हूं? और जो नहीं होता वो कौन होता है? इसी तरीके से अगर आपने मंदिर के बाहर चप्पल नहीं उतारी तो आप कौन हो? पापी, दुष्ट। और उतार दी, और मंदिर में माला और वो प्रसाद, पंडित जी के जाके पैर पड़ लो, है ना? पंडित जी के ऊपर अभी एक मूवी बन रही है, मैं भी सोच रहा था। आसाराम बापू की एक डॉक्यूमेंट्री है, ये मुझे किसने रिकमेंड करी है, एक बंदा काफी है। हाँ, उसमें बड़ा गजब, किसी ने मुझे बोला कि सर आप देखना है इसको, बड़े मजेदार है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के जाके पैर में पड़ते हो तो आप क्या हो? भक्त, सच्चे भक्त हो आप। अब इन सब चीजों से, है ना, इन सब चीजों के पीछे एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है? रिलीजियसिटी। आप सच्चे हो या झूठे हो, आप पापी हो या भक्त हो, है ना, आपके पीछे की रिलीजियसिटी। अरे यार ये आदमी चोरी थोड़ी करेगा यार, ये तो भक्त आदमी है यार, दिन भर भगवान की पूजा करता है वो। दुनिया को झटका क्यों लगा था आसाराम बापू के सुन के? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जो कोट किया वो क्यों किया, मैं आपको थोड़ा सा एथिक्स की तरफ भी ले जा रहा हूँ। ये आपका एथिक्स का बहुत अच्छा पार्ट है जो लोगों को समझ नहीं आता है।
भूल जाते हैं वो कि एथिक्स में क्या होता है, वैल्यू, नॉर्म्स, मॉरल्स, मन जो आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं। आप आसाराम बापू की उस हरकत से इतने आघात इसलिए हुए, आप राम रहीम की, निर्मल बाबा की, इन सब बातों से इतने आघात इसलिए हुए कि सोसाइटी के नॉर्म्स बोलते हैं कि यार ये जो आदमी जिसने सब त्याग दिया, सब कर दिया, ये जो बाबा टाइप का आदमी है, ये एक वैल्यू को अपहोल्ड कर रहा है सोसाइटी में जो कोई नहीं कर सकता। गुरु, भक्त, भक्ति, भक्त कौन? जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करने वाला एक अच्छे नॉर्म्स को, क्या बोले जाएंगे उसको, हम उस नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहा है। उसके पीछे क्या छुपी है? वैल्यू, वैल्यू ऑफ रिलीजियसिटी, अच्छा और बुरा, वैल्यूज एंड वाइसेस। तो जो भी गुड डीड्स छुपी होती हैं, जिसको सोसाइटी प्रमोट करती है, वो सब किसकी फॉर्म में मिलती है हमको, और जिसको नहीं करना है उसको। तो सोसाइटी का कहना था कि ये जो नॉर्म्स फॉलो कर रहा है इंसान, वो कौन है? भक्त। सोसाइटी का कहना था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने ही बताया भगवान कौन है, तो भगवान से भी ऊपर गुरु। नॉर्म्स थे, और उस नॉर्म्स को फॉलो करने वाला आदमी गुरु, जो भगवान से भी ऊपर। तो वैल्यूज कहती थी कि भाई अटमोस्ट रिस्पेक्ट दो इस आदमी को। लेकिन जो भैया ने काम किया वो थे वाइसेस की कैटेगरी में। तो आपके नॉर्म्स और आपके वैल्यूज के साथ में जो सोसाइटी ने मैच दिया है आपको मानने के लिए, उसकी जगह ये मिसमैच आ गया। इसीलिए सोसाइटी का दूसरा इंस्टीट्यूशन वैल्यूज को रिस्टोर करने आता है यहां से, क्योंकि हर वैल्यूज के साथ क्या जुड़े होते हैं? नॉर्म्स। और वो नॉर्म्स जो कोडिफाइड हो जाए, लीगल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? तो लॉ आया इस मिसमैच को पनिश करने और इस सिंक्रोनाइजेशन को वापस से स्टैब्लिश करने। जब तक सजा नहीं हुई तब तक तुम लोगों के आत्मा को शांति नहीं मिली, इसको तो मार डालो, जला डालो। इसीलिए मैंने आपको बोला था, रेप जैसा हीनियस क्राइम, रेप को भी देखने के अलग अलग तरीके हैं। अब आप सोचो, मैं आपको किस डेप्थ में पॉलिटी में खींच के ले जाता हूं कि मैरिटल रेप रेप नहीं है। If you are in a live-in relationship and then you are having sex with a person, and then for after 2 years she says that he is being raping me, तब आप बोलते हैं यार ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई। एमजे अकबर और प्रिया रमानी वाले केस में यही तो बात कुछ लोगों ने बोली थी कि यार इसको अब क्यों याद आ रहा है। तब जब हो रहा था तब रेप नहीं था, आज रेप हो गया। ये एक पर्सपेक्टिव आया, एक लिव इन रिलेशनशिप वाला आया, एक मैरिटल रेप वाला आ गया। एक आपने माइनर के साथ में किसी को रेप करते हुए का न्यूज आया, आपका खून खौल गया। आपका खून खौल गया कि यार ये हीनियस क्राइम। एक आया अपनी ही बेटी के साथ में उसने रेप कर दिया, आपका और खून खौल गया।
तो अब आप देखो कि एक ही एक्ट है रेप, लेकिन कंटेक्स्ट मैंने आपको 7 बताए। सातों कंटेक्स्ट में जैसे जैसे एजेंसीज बदलती हैं, आपका जो विक्टिम है वो बदलता है, वैसे वैसे आपकी चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, आपके नॉर्म्स बदले हुए हैं हर जगह पे। आप मैरिटल रेप को रेप नहीं मानते हो। आप अपनी मम्मी से जाके या पापा से जाके पूछना, मम्मी से जाके रैंडमली अगर पूछोगे तो, या किसी भी एक सोसाइटी में किसी एक ऐसी वुमेन से जो कि इस टर्म से फेमिलियर ही नहीं है, पूछना जाके, तो बोलेगी ये कोई बात होती है क्या? ये कौन सी बात होती है? मैरिटल रेप होता है क्या? पति परमेश्वर होता है? वो इस चीज से अग्री नहीं करेंगी, क्योंकि उनके नॉर्म्स तो क्या कहते हैं, पति। तो मैरिटल रेप जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब हमारी सोसाइटी एक नई लीगल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिसका नाम क्या है, मैरिटल रेप। रेप है, लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल बाद में अगर निकल के कोई कहता है कि ये रेप था, तो फिर आप 3 साल क्या कर रहे थे? ये भी एक पर्सपेक्टिव आता है, लेकिन रेप तो रेप होता है। लेकिन आपके नॉर्म्स क्या बोलते हैं उसके लिए? क्या लिव इन रिलेशनशिप में तो आदमी कंसेंशुअली रह रहा है ना, कंसेंशुअल एक्ट है, वहां तो कोई घसीट के तो नहीं ले गया था आपको 3 साल तक। तब आप कैसे कह सकते हो कि ये रेप है? यहाँ आपके नाम नॉर्म्स बदल गए। अगर किसी फादर ने डॉटर का रेप कर दिया, तो आपका खून खोल के बाहर आ जाता है, क्योंकि नॉर्म्स क्या बोलते हैं, अरे भाई प्योरिटी का रिलेशनशिप है। सोसाइटी ने क्या वैल्यूज दिए? सोसाइटी ने इसको वैल्यू करार दी कि भाई प्योरेस्ट रिलेशनशिप में से एक होता है ये। नॉर्म्स क्या है कि केयर करना है बच्चे का, नर्चरिंग पेरेंटिंग में पूरा ये वो। तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्म्स किसके ब्रीच किए हैं? सोसाइटी के नॉर्म्स दिए। और वो वैल्यूज भी किसकी है? किसी एक इंस्टीट्यूशन के ड्रिवन वैल्यूज हैं, और इंस्टीट्यूशन किसका पार्ट है? सोसाइटी का। तो आपको लगता है सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम हो गया? नो वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड वुड बी सजेस्टिंग और सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ फादर रेपिंग अ डॉटर, but a husband raping his wife might and might not be acceptable to some people. It might be an acceptable idea to some, and it might not be, it would be a disgusting idea for others, because ऐसा कोई concept है ही नहीं। बट ते रेप तो रेप है। बात समझ आ रही है आपको कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? अल्टीमेटली ये जो बात यहां नॉर्म्स पे आई थी, इसको मैं आपको ले गया वैल्यूज पे। हर नॉर्म्स कुछ वैल्यूज से ड्रिवन होता है। और नॉर्म्स में भी मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई। एक एक इंस्टीट्यूशनलाइज लीगलाइज नॉर्म्स जो होते हैं, जिसको कोडिफाई कर दिया जाता है, लीगली कोडिफाई कर दिया जाता है, वो हो जाते हैं। और बाकी जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो भी गए पर लीगलाइज नहीं है, लीगली उसको एफिलिएट नहीं किया गया है, तो वो रिलीजियस नॉर्म्स हो गए। चप्पल उतार दोगे तो ठीक है, नहीं उतारोगे तो लीगल पनिशमेंट तो नहीं है। तो एक जगह वो नॉर्म्स हो गए, और एक इसी से एसोसिएटेड क्या मिलता है आपको? ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है, ये कौन देता है आपको? फंक्शनलिस्ट इसी चीज की बात करते हैं कि ये जो वैल्यू के कंसेंसस डेवलप होते हैं, ये जो वैल्यूज के कंसेंसस डेवलप होते हैं, यहां जो वैल्यूज आई हैं, अलग अलग वैल्यूज के एक वैल्यू को हम सब वैल्यू मानते हैं, ऑनेस्टी। अच्छा है बुरा है? अरे ऑनेस्टी, विल यू प्रमोट इट और नॉट? प्रमोट इट। रिलीजियसिटी,
विल बी प्रमोटिंग इट और नॉट? देख रहे हो बदलाव? लॉजिक, साइंटिफिक टेम्परमेंट, ह्यूमैनिटी, वैल्यू है ह्यूमैनिटी, यू विल बी प्रमोटिंग इट और नॉट? सब यस बोले ना, तो ये क्या है? कंसेंसस. सो वी हैव अ कंसेंसस ओवर अ वैल्यू, और इस वैल्यू से क्या ड्रिवन होते हैं हमारे? उस नॉर्म से हमको क्या मिलता है कलर? जब हम इस कंसेंसस को फॉलो करते हैं तो हमारे बीच में ऑटोमेटिकली क्या होता है? कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हो जाता है. आप और हम एग्री कर रहे हैं ना ह्यूमैनिटी पे? पर अगर मैं इन ह्यूमन ट्रीटमेंट करूं और आपकी वैल्यूज ह्यूमैनिटी के लिए इंक्लाइंड है, तो आप और मैं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे. सिमिलरली इट हैपेंस इन द सोसाइटी आल्सो. तो फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि ये जो कंसेंसस है या जो ये कोऑपरेशन है, बात की जाए कि ये वाले जो कोऑपरेशन स्टैब्लिश होते हैं ना, इस कोऑपरेशन के पीछे की वजह क्या है? ये वैल्यू कंसेंसस, सबकी वैल्यूज का एक जैसा होना, सारे इंस्टीट्यूशन की सिस्टम की वैल्यूज का एक जैसा होना, यही कोऑपरेशन के कारण है, कोऑपरेशन के पीछे की वजह है. समझ आ गया? बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भी नॉर्म्स इनफॉर्मल है या रूल्स को हम बोले, अगर कोई भी रूल्स जो है वो इनफॉर्मल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्म्स. और अगर वही नॉर्म्स अगर फॉर्मल है, रूल्स अगर फॉर्मल है, लीगलाइज्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ. एज सिंपल एज दैट. मतलब अगर इनफॉर्मल रूल्स हैं तो नॉर्म्स हैं, और फॉर्मल रूल्स हैं तो लॉ है. क्योंकि हर जगह आपको फॉलो तो करने पड़ते हैं रूल्स को, अब वो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल. यहां तक क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं आगे. ये तो पार्ट क्लियर है, ये हमने आपको पिछले 7 दिन की कहानी लगातार मैं रिपीट कर रहा हूं कि फंक्शनलिज्म को क्यों, रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म. पहली बात, सोशल चेंज इन यूरोप जो आया था भाई, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी था फंक्शनलिज्म के लिए. एक ओल्ड यूरोप का एक सोशल ऑर्डर था, डार्क एजेस वाला. उस ओल्ड यूरोप के सोशल ऑर्डर से डिसइंटीग्रेट होके ऑर्डर मॉडर्निटी के कारण एक नए यूरोपियन ऑर्डर, एक न्यू यूरोप के अंदर में इमर्ज होके आता है. लेकिन फिर भी वो सोसाइटी स्टेबल है, फिर भी वो सोसाइटी स्टेबल है, मतलब फंक्शनल है. आप किसी चीज को फंक्शनल कब बोलते हो? फोन आपका फंक्शनल है फंक्शनल मतलब काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है. तो सोसाइटी डिस्पाइट बीइंग डिसइंटीग्रेटेड, डिस्पाइट बीइंग फेसिंग अ चेंज विच वाज रेवोल्यूशनरी इन नेचर, क्योंकि हर टर्म के आगे क्या लगा था? अमेरिकन, फ्रेंच, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, कमर्शियल. तो इतने रेवोल्यूशन जो 360 डिग्री टर्न कर देते हैं सोसाइटी में, इन सब के बावजूद सोसाइटी फंक्शनल कैसे है यार? तो एग्जैक्टली exactly यही स्टडी करने के लिए फंक्शनल आया, फंक्शनलिज्म आया कि भाई ये वैल्यू कंसेंसस कैसे डेवलप हुआ, क्या था ऐसा कि बदलाव भी एक्सेप्ट हो गया, और बदलाव एक्सेप्ट होने के बाद ये सोसाइटी एज इट इज खड़ी मिली. चेंज, चेंज स्टडी करने आया. लेकिन चेंज कभी भी फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग, मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग नहीं. चेंज कभी भी अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म अगर हो रहा है तो वो एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में होगा,
वो एक पॉजिटिव चेंज ही होगा और वो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी पे ही कंट्रीब्यूट करेगा। यही देखते हुए फंक्शनलिज्म उस टाइम पे डेवलप हुआ कि भाई डार्क एजेस से न्यू एजेस में यूरोप आया, मॉडर्निटी ने इतने सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, लेकिन जो नया यूरोप आया वो भी फंक्शनल था, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, वो एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी रहा। वहां के वैल्यू कंसेंसस अलग थे और यहाँ के वैल्यू कंसेंसस अलग थे। तो उस डार्क एजेस में जो यूरोप को बांधे रखा था और इस न्यू एज में जिस यूरोप को बांधे रखा, वो सब कुछ किस पे बेस्ड था? वैल्यू कंसेंसस पे। सोसाइटी को इंटीग्रेट रखा डिस्पाइट 360 डिग्री रेवोल्यूशंस, डिस्पाइट 360 डिग्री चेंजेस। इस सोसाइटी को भी बांधे रखने के पीछे की वजह क्या थी? वैल्यू कंसेंसस। इंटीग्रेशन वाज द कोर ऑफ फंक्शनलिज्म। हर चीज के पीछे सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में, नॉर्म्स में, वैल्यूज में फंक्शनलिज्म क्या ढूंढता है? कंसेंसस एंड इंटीग्रेशन। फंक्शनलिज्म कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता, फंक्शनलिज्म हमेशा जोड़ने की बात करता है। फंक्शनलिज्म कभी भी किसी भी चेंज को नेगेटिव नहीं बोलता। फंक्शनलिज्म बोलता है कि कोई भी चेंज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, प्रोग्रेसिव ही होगा, एंड एवरी चेंज विल कंट्रीब्यूट टू अ न्यू वैल्यू कंसेंसस बिल्डिंग इन द सोसाइटी, जस्ट लाइक एट आई एक्सप्लेन्ड यू कि एक नया वैल्यू कंसेंसस दिख रहा है सोसाइटी में। अब कुछ टाइम बाद ये वैल्यू कंसेंसस बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी शिफ्ट हो जाएगा, तो एक होलिस्टिकली हर जगह से वो अडॉप्ट और अडेप्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंज आया किसका? लड़कियों को पढ़ने दिया जाए। ये जो चेंज आने वाला है एज ऑफ कंसेंट वाला, एज ऑफ कंसेंट बिल की बात है ना, ये जो चेंज आने की बात कर रहे हैं कि 18 से 21 करो, मैरिजेबल एज को इक्वल करो, ये जो चेंज आने वाला है ये भी एक नए वैल्यू कंसेंसस को जन्म देगा। और यही वैल्यू कंसेंसस आपके सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशन को अडेप्ट और अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी कारण से ये जो बॉडी है तब जाके वो फंक्शनल होगी। तो अल्टीमेटली जितने भी ऑर्गन्स हैं ये बॉडी के, ये सब कोऑपरेट क्यों करते हैं? इनके कोऑपरेशन करने की वजह ये है कि इस फंक्शन कर रहे हैं, इन सब की वैल्यूज एक है। अरे आप और हम साथ कब चल सकते हैं? जब हमारे बीच में किसी एक चीज की वैल्यूज को लेके कंसेंसस है। अफगानिस्तान में या तालिबान में या आईएसआईएस के बीच में या इंडियन मुजाहिदीन और हमारे बीच में या जम्मू कश्मीर में हमारे बीच में कंसेंसस ही तो बिल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं। इंस्टेबिलिटीज कब जनरेट होती हैं? जब वैल्यू कंसेंसस नहीं होता। आपके लिए आजादी कुछ और है, मेरे लिए आजादी कुछ और है। आपके लिए इस्लाम का मतलब कुछ और है, मेरे लिए इस्लाम का मतलब कुछ और है। इसीलिए हमारे बीच में वो जो वैल्यू कंसेंसस डेवलप नहीं होता, तो आईएसआईएस को हम खदेड़ने चल जाते हैं। अगर वैल्यू कंसेंसस डेवलप होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फंक्शनलिज्म का एक क्रिटिक है। आप देखो हर आइडियोलॉजी बायस्ड होती है। थाली के बैंगन की तरह पढ़ना होता है सोशियोलॉजी को। अगर मैं रेशनल हो जाऊंगा तो मैं फंक्शनल नहीं रहूंगा, अगर मैं रेशनल हो जाऊंगा तो मैं मार्क्सिस्ट भी नहीं रहूंगा, अगर मैं रेशनल हो जाऊंगा तो मैं फेमिनिस्ट भी नहीं रहूंगा। बिल्कुल। हर वैल्यू पे हर इंस्टीट्यूशन अग्री नहीं कर सकता। वैल्यू कंसेंसस इन द सोसाइटी, बिल्डिंग अ वैल्यू कंसेंसस इन सोसाइटी इज वेरी डिफिकल्ट। आप ह्यूमन सैक्रिफाइस को मानते हो कि वो प्रैक्टिस एलिमिनेट हो गई है? नहीं हुई है।
देयर आर वेरियस ट्राइबल्स इन अफ्रीका एंड इवन इन इंडिया सम पार्ट्स जहां पे ये काम होता है। आपके लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या है? वैल्यूज है, वाइस है? फिर लेकिन उनके लिए, आपके लिए कपड़े पहनना वैल्यूज है, वाइस है? तो फिर यूएसए में बीच पे जाते हो तो आपको हॉ क्यों करना पड़ता है? गोवा में बीच पे जाते हो तो हॉ। अरे ठीक है यार, आपकी वैल्यूज आपके साथ रखो, दिमाग खोलो। जब वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से तो काम कर रहा है। इफ आसाराम बापू वुड हैव रियलाइज्ड, अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है पर मैंने इसको काफी एनालिसिस किया है अंदर, कि अगर आसाराम बापू को इस चीज का एहसास हो जाता कि उनको जो स्टेटस मिला है सोसाइटी में, उस स्टेटस को उनको पूरी तरीके से निभाना पड़ेगा और उसके नॉर्म्स को अगर वो फॉलो कर लेते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती, केओस ही क्रिएट नहीं होता। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि आपके लिए जो आप कर रहे हो वो वाइस नहीं है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो। ऐसा नहीं था कि उसके पहले कोई मॉलेस्टेशन नहीं हुए, या फिर नित्यानंद जैसे इंसान या आसाराम बापू जैसे ऐसे लोग नहीं आए। लेकिन जो वो एक्ट किया गया, वो एक्ट एक इंडिविजुअल ने किया, लेकिन अपना स्टेटस भूल के। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं कि आपको एक साया चलता है आपके साथ में, उस साये का नाम है सोसाइटी। और सोसाइटी आपको बहुत तरीके के नॉर्म से बाउंडेड रखती है, बाइंडेड रखती है। इट माइट समटाइम्स एक्ट एज अ बॉन्डेज टू यू, but at the end of the day it will keep you in balance, it will keep you in the limits। वो जो इंडिविजुअल एक्ट था, वो इंडिविजुअल एक्ट ही तो एक कारण था कि इतना एग्रीवेशन हो गया, उस सिचुएशन को इतना एग्रीवेट कर दिया गया। क्योंकि उन्होंने क्या है, सबसे बड़ा किस चीज का ब्रीच किया था? एक बड़ी अच्छी सी लाइन मैंने 2016 में कहीं लिखी थी। तो कल किसी एक फ्रेंड ने शायद मेरी फेसबुक वॉल को स्क्रॉल करा था, तो उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। तो मुझे याद आया कि हाँ यार, ये बहुत पुराना, शायद आज तो 6-7 साल पुराना हो गया, लेकिन उसको लाइन को मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये किस कंटेक्स्ट में मैंने लिखी थी ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। बट द लाइन वाज, अ डिसलाइक डज नॉट सिग्निफाई माई डिसग्रेस और डिसरिस्पेक्ट। My dislike does not signify my disgrace towards you or my disrespect towards you. It simply means my distaste. I simply, with my dislike, I simply certify that I just disagree to agree. I disagree to agree with you. But my dislike does not mean that I disrespect you or disgrace you. It just simply means that it is beyond my taste. तो अगर आप ये समझ जाओ तो आपके आधे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये सब क्यों इमर्ज हुआ, फंक्शनलिज्म क्यों इमर्ज हुआ, आपको समझ आया ना कि इनके पीछे इनको क्यूरियोसिटी ये थी कि यार बदलाव आने के बाद भी
कुछ बदला नहीं, सोसाइटी उतनी फंक्शनल, उतनी प्रोग्रेसिव और उतनी ही अच्छी है। क्यों? तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कोर जिन्होंने फाइंड आउट किया वो था वैल्यू कंसेंसस। Now there were few assumptions that was built। हर आइडियोलॉजी के पीछे एक assumptions होते ही हैं, तो कुछ assumptions थे, प्रोग्रेसिव्स थे, कैसे थे वो हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट assumption है फंक्शनलिस्ट का, जैसे मैंने भी आपको बताया, मैंने आपको सारी कहानी बता दिया, आप देख लो कि आपके ऊपर एक साया चलता है, उस साया का नाम क्या है? तो साया आपसे बड़ा ही है। आसाराम बापू को सोसाइटी ने ही पनिश किया और सोसाइटी ने ही आसाराम बापू बनाया था। तो सोसाइटी इज अबव इंडिविजुअल। आप सोसाइटी से ऊपर नहीं हो, सोसाइटी आपके अंदर चेंज लाएगी, आप सोसाइटी के अंदर चेंज। इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड एंड इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सोसाइटी हमेशा क्या रहती है? इंटीग्रेटेड रहती है। कभी भी सोसाइटी डिसइक्विलिब्रियम में नहीं आती है, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, एंड दैट टू इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब समझ गए? ऐसे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है? LHS इक्वल्स टू, वो इक्विलिब्रियम है लेकिन डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, वक्त के साथ में बदलता जाएगा। लेकिन कभी भी ये जो बदलाव है ये इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस नहीं करेगा। ये कनेक्ट करो यहां से। मॉडर्निटी ने चेंज लाया पर सोसाइटी फिर भी यूनिफाइड रही, और उसके बाद भी चेंजेस आते रहे हैं, लेकिन सोसाइटी कभी भी, इसीलिए सोसाइटी इज ऑलवेज इन इंटीग्रेटेड। अब सोसाइटी के अंदर के कंपोनेंट्स भी क्या है? इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड एंड ना। तो जब सोसाइटी अपने पार्ट से बनी है और सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, सो इज इक्वल्स टू, तो सोसाइटी के सारे पार्ट्स भी क्या हैं? यूनिफाइड एंड इन अ डायनेमिक। एवरी चेंजेस फंक्शनल, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल। समझ आ गया? तो हर चेंज क्या होगा? पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड, यहां फंक्शनल का मतलब फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग वर्किंग कंडीशन तो है ना, लेकिन जो फंक्शनलिज्म बोलता है, फंक्शनल का मतलब इन गुड और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पॉजिटिव। जो मैंने आपको प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बोला वो यही बात है कि हर चेंज क्या होगा? कोई भी चेंज आ रहा है तो सबसे पहली बात वो प्रोग्रेसिव होगा एंड इट विल बी फंक्शनल एज वेल। ठीक है? लास्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया सोसाइटी कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, डिसइक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। सोसाइटी कभी भी, एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी विल कंट्रीब्यूट टू द, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर जो मैंने आपको बोला, स्टेबिलिटी कभी नहीं खोएगी। एंड दिस इज हाउ एन इक्विलिब्रियम वर्क्स। ये कभी भी थ्रेशोल्ड्स क्रॉस नहीं होती है, लेकिन ये आगे बढ़ती जा रही है, पर ये थ्रेशोल्ड्स भी क्रॉस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी का साइन है, ये एक अपने दायरे में रहती है, स्टेबल रहती है, इंटीग्रेटेड भी है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा, डायनेमिक भी है। आपको सिर्फ ये डायग्राम दिमाग में रखना है, आपको सब कुछ सारे वर्ड्स याद आएंगे, क्योंकि ये चेंज का साइन है। अरे आगे बढ़ रहे हो तो चेंज आ रहा है,
डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी दिख रही है आपको, दायरे से कभी भी ये बाहर नहीं जा रहा है, और हर चेंज हमेशा क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव एंड फंक्शनल इन नेचर। और सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है सोसाइटी में? सोसाइटी खुद। फंक्शनलिज्म बोलता है इंडिविजुअल इज नॉट अबव द सोसाइटी, रादर ये है फंक्शनलिज्म के पूरे टेनेट्स, अजम्पशंस, आइडियोलॉजिकल थिंकिंग्स। अब आपको सिर्फ जाके ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, परेटो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सिर्फ जितना लिखा है ये कि यहां से ये लोग फंक्शनलिज्म, ये सब लोग फंक्शनल स्कॉलर्स हैं, ठीक है। इनको बहुत सारे को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, जैसे पार्सन्स को, मर्टन को, कुछ जगह मालिनोस्की को भी हमने पढ़ना है। परेटो की भी थ्योरी आएगी, सोशल चेंज के अंदर थ्योरी आएगी। ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, इमाइल्ड लिखाएंगे, सब क्या है, फंक्शनलिस्ट। तो आज हमने सिर्फ कितना किया है, ये फंक्शनलिज्म का। कल से हम शुरू करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को।